हाँ प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आप सबों को बीएन कंसेप्ट क्लास में दिलीप सर का नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हुए क्योंकि क्लास 10th का अभी केमिस्ट्री चल रहा है और मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर्स क्लास चैप्टर 3 से चल रहा है, तो इसमें हम लोग है ना आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे। मेटलर्जी में यूज़ होने वाले बहुत सारे ऐसे टर्म हैं, पद हैं, जिसके बारे में आज हम लोग बखूबी जानेंगे। और बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ तुम जो अब एग्ज़ाम देने वाले हो, को बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो इंटरेस्टेड हैं केमिस्ट्री को समझने के लिए, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे। हाँ, एक बात और, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं धातु क्रम। धातु क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं? मेटलर्जी। मेटलर्जी वो प्रोसेस होता है जैसे अयस्कों से धातु की निष्कर्षण। जो अयस्क होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया खनिज और अयस्क के बारे में, बहुत सारे अयस्क का नाम भी लिखा है। नेक्स्ट वीडियो, पीछे वाले वीडियो में आप देख सकते हैं जाके, है ना। तो उन अयस्कों से अगर किसी धातु का जब हम निष्कर्षण करते हैं, निकालते हैं, निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? धातुकरण करते हैं। तो अयस्क से धातु के निष्कर्षण तथा उनके शोधन, है ना, रिफाइनिंग। शोधन मतलब रिफाइनिंग को धातुक्रम कहते हैं, मेटलर्जी कहा जाता है। तो बच्चों, धातुक्रम में प्रयुक्त होने वाले पद के बारे में, चूँकि ये शब्द जो है, ये पद जो बार बार आएगा तो आप इससे परेशान करेगा आपको, है ना। तो इससे पहले हम इसको जान लेते हैं अच्छी तरीके से। तो बच्चों, सबसे पहला जो टर्म है वो चार्ज है ना। चार्ज होता है। चार्ज क्या होता है? भट्टी में डाले जाने वाले पदार्थ के मिश्रण को जिससे धातु का उत्पादन होता है, क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है। तो राइट बच्चों, यानी भट्टी में जो डालते हैं, जब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले भट्टी में जो पदार्थ डाले जाते हैं और जिनसे धातु प्राप्त होते हैं, धातु प्राप्त होने वाले जो भी पदार्थ है ना होते हैं, जो उसमें धातु मिला रहता है, उसको जब भट्टी में डालते हैं तो इन्हीं प्रोसेस को, इन्हीं पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज कहते हैं, ठीक है ना। अब अयस्क का सांद्रण, दूसरा प्रोसेस क्या है? ये अयस्क का सांद्रण। दूसरा जो टर्म है वो अयस्क सांद्रण। यह अयस्क सांद्रण क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर्स। अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ क्या है? अवांछित पदार्थ या अवांछित अशुद्धि बोल सकते हैं इसको। तो अयस्क में उपस्थित अवांछित अशुद्धि भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अवांछित, अनवांटेड, है ना, मटेरियल्स, है ना, अनवांटेड मटेरियल्स। तो अयस्क में उपस्थित अवांछित पदार्थ या अशुद्धि को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? सांद्रण कहते हैं, है ना। हटाने की क्रिया को सांद्रण कहा जाता है। किसको हटाने का? अवांछित अशुद्धि को हटाने का। जब हम धातु का निष्कर्षण करेंगे, धातु प्राप्त करने के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे, तो ये टर्म आएगा सांद्रण का, कंसंट्रेशन का। तो उसे, है ना, इसी को कहते हैं अवांछित अशुद्धि को, यानी अनवांटेड इम्प्योरिटीज को हटाने के प्रोसेस को, क्रिया को क्या कहते हैं? सांद्रण कहा जाता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़े। अब आता है नेक्स्ट टर्म जो है निस्तापन, कैल्सिनेशन का। ये क्या होता है? कैल्सिनेशन, निस्तापन। अयस्क को उच्च ताप पर, इसमें क्या होता है? अयस्क को उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन कहा जाता है ना। हाई टेम्परेचर पर, है ना, किसी भी ओर्स को गर्म किया जाता है और गर्म करके उसको ऑक्साइड के फॉर्म में लाया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे निस्तापन, या इंग्लिश में बोलेंगे कैल्सिनेशन। राइट बच्चों, आगे बढ़े। जारण, जारण या वर्जन, इसको रोस्टिंग बोलते हैं हम लोग, है ना। ये क्या होता है? अयस्क को हवा की नियंत्रित आपूर्ति में, यानी कि हवा कंट्रोल लेयर है और उसके उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को भी हम लोग जारण कहते हैं, है ना। नियंत्रित हवा, नियंत्रित आपूर्ति, ये याद रहेंगे। हवा की नियंत्रित आपूर्ति की उपस्थिति में, है ना, किसी भी अयस्क को जब ऑक्साइड में चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो उसे ही जारण कहते हैं। अब एक द्रावक आता है जिसको फ्लक्स बोलते हैं। अयस्क में उपस्थित अवांछित अशुद्धियों को गलाकर निकालने के लिए प्रयुक्त पदार्थ को द्रावक या फ्लक्स कहा जाता है। फ्लक्स एक मटेरियल्स है जो डाल देते हैं तो वो इजली क्या करता है ना, जितने भी अनवांटेड इम्प्योरिटीज होती है उसको अयस्क से निकाल देता है ना। तो उसी को हम लोग फ्लक्स या द्रावक करते हैं। धातुमल, स्लैग क्या होता है? स्लैग के बारे में हम लोग समझेंगे। वह अवशिष्ट पदार्थ जो धातु क्रम प्रक्रिया के दौरान, द्रावक स्लैग, द्रावक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया। अब धातुमल, स्लैग के बारे में, वह अवशिष्ट पदार्थ है जो धातु क्रम प्रक्रिया के दौरान
धातु के अयस्क से अशुद्धियों को हटाने पर बनता है ना। जब मेटलर्जी का प्रोसेस जब होता है उसमें धातु से जब अशुद्धि को है ना, इम्प्योरिटीज़ को हटाना जाता है तो उस समय में धातुमय स्लैग का निर्माण होता है ना। अब ये देखो, ये जो स्लैग है इसे आमतौर पर धातु निष्कर्षण के दौरान गैंग और फ्लक्स के बीच रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद के रूप में जाना जाता है कि नहीं। जैसे यार हम लोग क्या करते हैं, रसगुल्ला वगैरह बनाने के समय में चीनी की जब खुलाते हैं ना तो बहुत सारी अशुद्धियाँ क्या होता है ना, वो चीनी के जो है जो तरल पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, उसके ऊपर आ जाता है ना, उसके ऊपर भी क्या होता है आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हलवाई लोग क्या करते हैं, वो छान छान के वहाँ से उसको साइड करते जाता है कि नहीं। तो उसी को आज ये स्लैग बोल सकते हैं। या पिघली हुई अवस्था में धातु के ऊपर तैरता है और आसानी से अलग किया जा सकता है, इसी को स्लैग कहते हैं। अरे कोई चीज़ खुला रहे हैं तो फनते फनते क्या होता है ना, वो साइड में होते जाता है और चीनी साफ होते चला जाएगा कुछ जाने पर, है ना। तो आप गैंग की बात करते हैं, गैंग क्या होता है, तो अयस्क में उपस्थित मिट्टी, बालू, है ना, कंकड़, पत्थर आदि जो अशुद्धियाँ होती है उसे ही गैंग कहा जाता है, वही गैंग कहलाती है। वो अयस्क में जो भी उपस्थित होता है, मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, चट्टानी पदार्थ, है ना, अभ्रक, ये सभी चीज़ें क्या होती है ना, ये गैंग कहलाती है ना। इसे हम लोग गैंग बोलते हैं। और एक चीज़, गैंग और फ्लक्स के बीच में जब ये होता है ना तो ये द्रावक के रूप में भी डाला जाता है। क्या डाला जाता है, जैसे कि सिलिका है, सिलिकन ऑक्साइड है, SiO2, सिलिकन डाइऑक्साइड, है ना। तो सिलिका है वो अयस्क का शुद्धि है, तो उसको दूर करने के लिए, हटाने के लिए कैल्शियम CaSO3, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का द्रावक के रूप में यूज़ किया जाता है ना। तब जाके स्लैग अलग हो जाता है और स्लैग को आसानी से निकाल लिया जाता है। तो ये मैंने बताया, गैंग के बारे में मैंने बताया बच्चों। और आज लास्ट है प्रगलन के बारे में, जिसको हम एस्मेल्टिंग बोलते हैं। अयस्क को अवकारक कोक और द्रावक के साथ गलाकर धातुओं का निष्कर्षण, कोक मतलब कार्बन का ही रूप होता है, कोक और द्रावक के साथ गलाकर धातुओं का निष्कर्षण और अशुद्धियों का निष्कासन एक साथ करने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है, एस्मेल्टिंग कहलाती है। तो बच्चों याद कर लेंगे, ये सब टर्म है जो कि और आगे आने वाले समय में जब हम लोग धातु के निष्कर्षण का प्रोसेस जानेंगे तो उसमें भी ये काम आएगा और आपको ऑब्जेक्ट के रूप में भी काफ़ी काम आएगा। तो थैंक यू बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो प्यारे दोस्त, प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं धातु क्रम के सिद्धांत, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। धातु क्रम के सिद्धांत क्या है ना, कुछ सिद्धांत है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है ना। तो आगे देखते हैं, अयस्क से यानी ओर से किसी धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया उस धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है ना। कोई धातु कितना क्रियाशील है ना, कितना रिएक्टिव है कोई मेटल, हाँ, तो ये उस पर डिपेंड करता है उसका निष्कर्षण किस विधि से किया जाएगा, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को बताया था रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, सक्रियता श्रेणी के बारे में। क्या, जो धातु सबसे ऊपर होते हैं वो काफ़ी क्रियाशील होते हैं, जैसे जैसे नीचे आते जाता है धातु की क्रियाशीलता घटती जाती है, रिएक्टिविटी घटती जाती है। जो सबसे नीचे पदार्थ पे आते हैं जैसे कि सोना हो गया, गोल्ड हो गया, Au, Ag, कॉपर, प्लेटिनम, ये सब क्या है, ये सब काफ़ी बिल्कुल कम, बिल्कुल नाममात्र के बराबर ये क्रियाशील धातु होते हैं, है ना, इसमें बिल्कुल नहीं होते। तो यही चीज़ है, देखो जो धातुएं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्रियाशीलता श्रेणी, है ना, ये हो गया क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपरी भाग में उपस्थित होते हैं, वे काफ़ी क्रियाशील होते हैं। ये मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है ना। जितने सारे जो धातु हैं ऊपर की तरफ होते हैं वो काफ़ी क्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। इन्हें द्रवित अयस्क का वैद्युत अपघटन करके निष्कर्षित किया जाता है कि ना, इस विधि के द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन के द्वारा ही किया जाता है। जो भी धातु काफ़ी रिएक्टिव होता है, मेटल होते हैं, जो धातुएं जैसे कि जिंक है, आयरन है और PVC है, एक क्रियाशीलता श्रेणी के मध्य भाग में उपस्थित होते हैं। किसमें? मध्य भाग में होते हैं। और ये क्या होते हैं? मंद क्रियाशील होते हैं, यानी ऊपर वाले जो धातु है उसे
कम क्रियाशील होते हैं, इन धातुओं को उनके सल्फाइड या कार्बोनेट से निस्तापन या वर्जन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। निस्तापन कैल्सिनेशन के बारे में पढ़ा चुके हैं, वर्जन या जारन जो रोस्टिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में पढ़ा चुके हैं। उन विधि से ये प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है, तीसरा प्रिंसिपल है, जो धातु में जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, कॉपर हो गया, ये क्रियाशीलता श्रेणी के निचले भाग में उपस्थित होते हैं, ये सबसे कम क्रियाशील होती है। इन धातुओं को जारन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। देखिए, सबसे ऊपर जो सीरीज में सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिसका मैंने ट्रिक भी आप लोगों को बताया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी और केयरलेस जेब्रा। हाँ, और क्या था, और कुछ था, ये हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेट, सिल्वर एंड प्लेटिनम, है ना। तो यही था कि ये देखो ऊपर वाला है जो विद्युत अपघटन के द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, कार्बन के उपयोग से अपचयन के द्वारा जिंक मिडिल वाला जो होता है वो किया जाएगा, और ये जो सिल्वर और जो एयू है काफ़ी निचले पैदान पे है और काफ़ी कम क्रियाशील होते हैं और ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं। तो बच्चों, यही था। अब हम लोग फिर आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो ये गरीब जो है चैनल है उसको आगे बढ़ाना है, तो आप लोग बिल्कुल कोऑपरेट कीजिए, आगे बढ़ाइए। और बस आपको कुछ लगता नहीं, कुछ देना नहीं है, एक क्लिक करना है और हमारा हौसला भी काफ़ी बढ़ता है, हिम्मत भी आगे, हाँ, और भी कई वीडियो बना के मैं लाते रहूँगा। ओके, थैंक यू।